आज अपने साहित्य में आपने सिद्धांत लगता है मनोविश्लेषणवाद। और ये जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है ये 19वीं सदी के अंत में सामने आया और 20वीं सदी में सभी सिद्धांतों में इसकी पैठ हो गई। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जो है, जिसको हम साइको एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, और ये जो सिद्धांत है ये मूलतः मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत है। मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करें इसके जो प्रवर्तक हैं वो सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड है। फ्रायड का जन्म देखें तो 6 मई 1856 ईस्वी को चेकोस्लोवाकिया के एक यहूदी परिवार में होता है। 4 वर्ष की आयु के पश्चात ऑस्ट्रिया के वीना शहर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। उसके पश्चात जो है अमेरिका, लंदन, कई सोसाइटियां जो है इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर के, या यूं कहें कि इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनको कई समितियों का अध्यक्ष बना देती है। अलग अलग स्थानों पर चलने वाली समितियां हमारे यहाँ भी देखें तो कई एस्थेटिक सोसाइटियां खोली गई हैं। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ग्रंथ भी निकला है। तो इनको कई सोसाइटियों का सदस्य बनाया गया। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने एक सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? मनोविश्लेषणवाद। मूलतः ये एक मनोचिकित्सक थे, और चिकित्सा जगत में इन्होंने जो लोग मनोभ्रमित थे, या यूं कहें कि जो लोग पागल थे, पागलपन के जो शिकार थे, या जो अपराधी थे, या जो लोग ऐसा व्यवहार करते थे जो सामान्य संसार में जिसको स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ऐसे जो मनोग्रंथियों से युक्त जो लोग थे, जो स्नायविक विकारों से ग्रस्त जो लोग थे, किससे ग्रस्त थे? स्नायविक विकारों से जो ग्रसित जो लोग थे, ऐसे लोगों का उपचार करते करते सिगमंड फ्रायड ने पाया कि इन विकारों का जो मूल कारण है वो मूल कारण है अचेतन मन। उन्होंने मन के 3 स्तर निर्धारित किए। कितने? 3 स्तर। एक चेतन है, चेतन मन, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। एक अर्ध चेतन मन है, जिसको क्या कहते हैं? सब कॉन्शियस माइंड। एक जो है अचेतन मन है। अचेतन मन है। अचेतन मन जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ये सबसे निचले स्तर की बात है। सिगमंड फ्रायड ने देखा कि चेतन मन जो है वो चेतन जगत में पड़ा हुआ है व्यक्ति का। यानी कि चेतन मन जो कुछ भी प्रत्यक्ष देखते हैं उसको अनुभव करने वाला है, उसके प्रति अपनी धारणा प्रकट करने वाला है, विचार प्रकट करने वाला है, विचारधारा बनाने वाला। जगत में जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी समझता है, वो कौन है? वो हमारा चेतन मन है। क्योंकि संसार जो है विभिन्न प्रकार के, समाज जो है विभिन्न प्रकार के नियमों से आबद्ध है। वो नियम नैतिक हैं, वो नियम सामाजिक हैं, वो नियम व्यवहारिक हैं, वो आदर्शात्मक तराजू पर तोले गए नियम हैं।
अब व्यक्ति का मन जो जो बातें सोचता है, व्यक्ति का मन जो जो बातें सोचता है, जो जो अनुभव करता है, उनको समाज या तो स्वीकार करता है या उनको वो अस्वीकार करता है। तो व्यक्ति के ऊपर दबाव काम करता है समाज का, नैतिकता का, आदर्श का, और इन आदर्शों के कारण, इस नैतिकता के दबाव के कारण उसकी जो मूल वृत्ति है, उसकी जो मूल वृत्ति है, जो मूल भावना है, जो वो विचार करता है, वो दब जाती है कि नहीं, ऐसा काम तो समाज स्वीकार कर नहीं करेगा। हम भी सोच लेते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, दादा क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, तो उसकी इच्छा क्या हो जाती है, वो दब जाती है। इन दमित इच्छाओं का केंद्रीभूत जो मन है वो है अचेतन मन। इन दमित इच्छाओं का केंद्रीभूत जो मन है वो कहाँ इकट्ठी होती जाती है, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, उसमें केंद्रित होती चली जाती है। और व्यक्ति जो इच्छा पूरी नहीं हुई जीवन में, जो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, यदि उसका उदात्तीकरण कर लेता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी पसंदीदा लड़की से उसका विवाह नहीं हुआ, तो फिर वो जो है उस अपनी इच्छा का दमन करके उसका उदात्तीकरण करता है। उदात्तीकरण क्या करता है कि वो या तो शायर बन जाता है, टूटा हुआ दिल जख्मी शायरी लिखता है, या कोई अच्छा साहित्यकार भी बन सकता है वो, है ना, शायर बन सकता है, साहित्यकार बन सकता है, कोई कवि बन सकता है, कोई वो उसका धार्मिकीकरण भी हो सकता है। तो कला और धर्म, क्या चीज, कला और धर्म इन दमित इच्छाओं के उदात्तीकरण के पश्चात का रूप है। यानी कला और धर्म को भी सिगमंड फ्राइड का मानना है कि ये जो है, ये भी क्या है, दमित इच्छाओं का उदात्त रूप है। क्या रूप है, उदात्त रूप। और यदि वो दमन करके उस पर उसका उदात्तीकरण नहीं कर पाता उन अपनी इच्छाओं का, तो फिर वो स्नायविक विकारों से ग्रस्त हो जाता है। वो हिस्टीरिया का रोगी हो सकता है, जैसे जहां लक्ष्मी कैद है कहानी की नायिका होती है, राजेंद्र यादव ने कहानी लिखी जहां लक्ष्मी कैद है, पढ़ी होगी आपने, उसकी नायिका होती है, उसको जो वो व्यवहार करती है, वो व्यवहार उसका जो है वो इसी की अभिव्यक्ति है, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद की ही अभिव्यक्ति है। यदि वो उदात्तीकरण नहीं करता, स्नायविक विकारों से ग्रस्त हो जाता है, वो पागल हो सकता है, मनोरोगी हो सकता है, या फिर वो कोई अपराधी भी बन सकता है। तो एक तरफ नकारात्मक भावनाएं हैं, एक तरफ सकारात्मक भावनाएं हैं। अच्छा, व्यक्ति कई बार सोते सोते उसके मनस्पटल पर बहुत सी बातें अंकित होती चलती है। उसके मस्तिष्क के जो तीन भाग, जो मन के जो तीन भाग जो माने गए हैं, अचेतन, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, उनमें सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो इसी अचेतन मन का है। मन का 3/4 हिस्सा है ये। कितना, ये एक, इसकी तुलना जो है एक आइसबर्ग से की है। किससे की है, आइसबर्ग से, यानी कि बड़े हुए एक शिलाखंड से, शिलाखंड से, जिसका 3/4 भाग पानी में नीचे डूबा रहता है, बहुत कम भाग जो ऊपर तैरता रहता है। तो तैरता हुआ भाग ऊपर जो है वो क्या है, हमारा चेतन मन जो बाहर है, और जो डूबा हुआ भाग है वो क्या है, वो अचेतन मन है। ये बीच की जो परत है, इसको सिगमंड फ्राइड ने चिटकनी कहा है। क्या कहा है, चिटकनी कहा है। ये सेंसर कहा गया है, इसको क्या कहा गया है, सेंसर। सेंसर क्या काम करता है, बहुत से मन की जो दबी हुई भावनाएं जो स्वप्न के रूप, जिसको दिवा स्वप्न की संज्ञा उसने दी है, स्वप्न के रूप में यहां पर आने, चेतन मन में आने का प्रयास करती रहती है। आपने कहा यार रात तो ईश्वर स्वप्न देखो, कभी सोचो ही कौन इसे, तो ऐसे होता ना कई बार, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन का ही प्रतिरूपण है, वो दबी हुई इच्छाओं का ही पुनः प्रस्तुतिकरण है। और किसके माध्यम से, अर्धचेतन। तो अर्धचेतन है चेतन और अचेतन के बीच में चिटकनी,
सेंसर, ये खिड़की है, ये वातायन है, ये झरोखा है। सिगमंड फ्रायड ने देखा कि भी ये कारण क्या है कि व्यक्ति इस प्रकार से क्यों हो जाता है, इस प्रकार से व्यवहार क्यों करता है वो। तो उसने एक प्रमुख वृत्ति को माना, उसने जीवन की समस्त संचालिका शक्ति जो है वो लिबिडो को माना। किसको माना? लिबिडो जो है इसको हम कह सकते हैं हिंदी में काम वृत्ति। क्या कह सकते हैं? काम वृत्ति। सिगमंड फ्रायड से पहले यह सिद्धांत आता था कि 16 वर्ष की उम्र होगी और प्रथम दर्शनजन्य प्रेम उत्पन्न होगा, पहली नजर का जो प्रेम जिसको कहते हैं। उसने इस धारणा को बिल्कुल उलट दिया, बिल्कुल उलट दिया कि काम वृत्ति किशोरावस्था में नहीं होती है, ये तो बचपन से ही व्यक्ति में होती है, जन्म लेते ही शिशु में ही होती है। उसने उसके अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप दिखाए। उसने कहा कि एक बालक यदि अपनी माता के स्तन का पान करता है तो उसमें भी वो काम वृत्ति को देखता है। वो कहता है कि विपरीत लिंगी के प्रति जो ये आकर्षण है ये जन्म से ही बच्चे में होता है, और उसके लिए उसने 5 अवस्थाएं भी, मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, ये अवस्थाएं जो अदृश्य अवस्था है, लैंगिक अवस्था है, ये उसने अवस्थाएं निर्धारित की है। मनोविज्ञान में आप पढ़ते ही हो, उसने ये अवस्थाएं निर्धारित की है। तो वो समस्त जीवन की जो मूल शक्ति है, जीवन के समस्त कार्यों की जो उत्तरदायी शक्ति है, वो शक्ति कौन सी है? वो लिबिडो है। इसी काम वृत्ति को ही वो देखता है। वो कहता है कि समस्त व्यक्ति के जो भी कार्य हैं, जो भी जगत में वो जो भी काम करता है, चाहे वो अच्छे करता है चाहे वो बुरे करता है, ये काम वृत्ति यदि उदात्तीकृत रूप ले गई तो व्यक्ति के कार्य कला, साहित्य, धर्म के रूप में सामने आते हैं। यदि उसकी काम वृत्ति दब गई, कुंठित हो गई, तो वह अपराधी और स्नायविक रोगों से वो ग्रस्त हो जाता है। अब उसने एक तो स्वच्छंद वार्तालाप के द्वारा और एक उसके अनकॉन्शियस माइंड को जानने के प्रयास के द्वारा, यानी अचेतन मन और उस व्यक्ति से स्वच्छंद वार्तालाप शैली के द्वारा उसने रोगों के मूल कारणों का पता किया और बहुत से लोगों को उसने ठीक भी किया। इसलिए जो है इसको सम्मानित किया गया। किसको? सिगमंड फ्रायड को। ये इसका सिद्धांत है। उसने व्यक्ति के व्यक्तित्व के 3 प्रकार माने। कौन कौन से? इड है, ईगो है और सुपर ईगो है। इड है इदम, और ईगो है अहम, और सुपर ईगो है परा अहम। व्यक्ति के व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। बच्चा जब तक समाज की परिभाषा को नहीं जानता है, जब तक वो धर्म और नैतिकता की परिभाषा को नहीं जानता है, तब तक उस पर कोई भी दबाव काम करता है क्या? नहीं करता। तो एक बच्चा जो है उसमें जो काम वृत्ति है वो अपने परिजनों, बहन, भाई, माता, पिता, इनके प्रति होती है। उसकी जो काम वृत्ति है वो किनके प्रति होती है? माता, पिता, भाई, बहन, इनके प्रति होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो ईगो उसके अंदर आता जाता है, अहम भावना आती जाती है। इस अहम भावना के कारण, इस सुपर ईगो की भावना के कारण जो है उसमें समाज, उसमें नैतिकता, उसमें धार्मिकता इत्यादि के दबाव काम करने शुरू करते हैं। जब वो कुछ सोचता है तो नैतिकता का दबाव है कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। ईगो ये धारणा तय करता है कि ये गलत है या सही है। इसमें ईगो जो है केवल एक का ही चुनाव करता है। सुपर ईगो जो है वो ये चुनाव तो एक का ही करता है, लेकिन वो सही गलत को तोल करके कि ये गलत है इसलिए मुझे इसका त्याग करना, ये सही है इसका मुझे वर्ण करना, इसको स्वीकार करना है। तो जो सुपर ईगो है ये नैतिकता, सामाजिकता, धार्मिकता, इनके आदर्श रूप को ही स्वीकार करता है और इनके समाज के प्रति, नैतिकता के प्रति, धार्मिकता के प्रति जो भी विरोधी बातें हैं उन सबको ये क्या करता है? अस्वीकृत करता है। ये भी अस्वीकृत करता है और ये कहाँ डाल देते हैं? अचेतन मन में, अचेतन मन में, अचेतन मन में डाल देते हैं। अब यदि इनको वो उदात्तीकृत कर लेता है तो कला और साहित्य सामने आता है। इसने
इडिपस ग्रंथि की बात की है। किसकी बात की है? इडिपस ग्रंथि की बात की है, इडियोपस ग्रंथि। ये एक ग्रीक नायक के नाम पर आधारित है। ग्रीक नायक जिसने अपने पिता की हत्या करके और अपनी माता से ही विवाह कर लिया। ये किसकी अभिव्यक्ति है? ये उसकी अभिव्यक्ति है जिसको समाज स्वीकार नहीं करता, जो आदर्श पर आधारित नहीं है, जो नैतिकता के खांचे में सही नहीं बैठता है ना। तो ये क्या है? ये अपराध वृत्ति है। ये क्या है? ये अपराध वृत्ति है। बच्चा भी इसी से ग्रस्त रहता है, लेकिन तब तक उसको, जब तक उसको समाज की बातें उसको समझ में नहीं आती है, जब तक उसको धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, ये बातें उसको समझ में नहीं आती है, तब तक वो केवल इदम का शिकार रहता है। जैसे जैसे समाज और ये दबाव उस पर काम करते जाते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आती जाती है। तो इन सब को उसने 3-4 शब्दों से नाप करके रखा है। एक तो अचेतन मन, एक लिबिडो है, एक इडिपस ग्रंथि है, और एक इड ईगो और सुपर ईगो है। इन्हीं के इर्द गिर्द अपना ये सिद्धांत घूमेगा। अब प्रश्न कैसे आ सकते हैं ये समझने के लिए, प्रश्न आपको किस तरीके से आ सकते हैं वो परीक्षा के अंदर अपने देते ही आए हैं, टेस्ट के माध्यम से देते आए हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई पुस्तक भी पूछी जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि सिगमंड फ्रायड ही इस सिद्धांत को लेकर आगे चलने वाले, इसके अलावा भी 2 लोग और हैं। कौन कौन? एक तो क्रिस्टॉफ युंग है, एक एडलर है ना। तो ये 3 लोग हैं। तीनों लोगों का सिद्धांत ही क्या है? मनोविश्लेषणवाद के नाम से जाना जाता है। वो उसके दरअसल शिष्य ही थे। एडलर और जो युंग है वो किसके शिष्य थे? हाँ, ये इसके सिगमंड फ्रायड के शिष्य ही थे। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत की अभिव्यक्ति साहित्य में किस रूप में हुई है, ये बात देखने और विचारने योग्य है। हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में, साहित्य के प्रत्येक प्रारूप में, प्रत्येक विधा में ये मनोविश्लेषणवाद घुसा हुआ है। यदि हम उपन्यासों की बात करें तो अज्ञेय के उपन्यास इसकी अभिव्यक्ति है, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास इसकी अभिव्यक्ति है, जिनेंद्र के उपन्यासों की नायिका की अगर मैं त्यागपत्र की बात करूं तो उसकी पात्र एक मृणाल अपने इच्छित व्यक्ति से जब विवाह नहीं कर पाती है तो दूसरे से उसका जब विवाह कर दिया जाता है तो उसके पश्चात वो इस धारणा बना लेती है कि अब मुझे इस देह का कुछ नहीं करना, इस शरीर का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जीवन में आनंद से कुछ लेना देना नहीं है, और वो स्नायुविक रोग से ग्रस्त है ना। कहीं कहीं उसके वाक्य आदर्श वाक्य भी बन जाते हैं और कहीं कहीं वह एक कुंठित और दमित इच्छाओं वाली स्त्री पात्र के रूप में भी नजर आती है। इसी प्रकार से यदि हम देखें, अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, वो भी इसी की अभिव्यक्ति है, वो भी इसी की अभिव्यक्ति है। तो साहित्य में भी इस मनोविश्लेषणवाद पर खूब लिखा गया है। इलाचंद्र जोशी की कहानियां भी मान सकते हैं, जिनेंद्र की कहानियां भी हैं, ये मनोविश्लेषणवाद से संबंधित उनकी कहानियां हैं। इस धारा के लेखकों में हम और भी बहुत से नाम, जिसमें देवराज का नाम लिया जा सकता है, निर्मल वर्मा का नाम लिया जा सकता है, राजेंद्र यादव का नाम लिया जा सकता है, मन्नू भंडारी का नाम लिया जा सकता है ना। इन लोगों ने मनोविश्लेषणवाद पर लिखा है। यदि हम राजेंद्र यादव की बात करें तो उनके भी उपन्यास हैं इससे संबंधित हैं। निर्मल वर्मा की बात करें तो उनके भी उपन्यास हैं, उनकी कहानियां हैं। कहानी उनकी सबसे बड़ी परिंदे है। परिंदे कहानी की जो नायिका है वो आप देखिए कि किस प्रकार से उस घेरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। कई बार व्यक्ति जो है उसको दुख में आनंद आने लगता है, बस दुख से उसको खुराक मिलती रहती है ना, और उसकी अभिव्यक्ति उसके स्टेटस के रूप में सामने आती है व्हाट्सएप पर। सारी दुनिया दुखी रानी, किस किस का दुख दूर करूं, है ना, वो भजन है क्या ये? तो ये मनोविश्लेषणवाद है। समझ गए मनोविश्लेषणवाद क्या है? अब हम इसको टेप लेते हैं कॉपी पर, कुछ आंकड़े भी हैं।
लिखो मनोविश्लेषणवाद। आधुनिक सिद्धांतों में आधुनिक सिद्धांतों में आधुनिक सिद्धांतों में सबसे नवीनतम और व्यापक सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत माना गया है। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत माना गया है। यह सिद्धांत मूलतः मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत है। मूलतः मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। मनोविश्लेषणवाद शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस अंग्रेजी के साइको एनालिसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सिगमंड फ्रायड द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज करते हुए
स्नायविक व मानसिक विकारों के कारणों के संबंध में, स्नायविक व मानसिक विकारों के कारणों के संबंध में सुझाया गया कैसे लिखो, सुझाया गया लिखना आता ना, घणो ही अच्छो। सुझाया गया सिद्धांत व व्यवहार, सिद्धांत व व्यवहार मनोविश्लेषणवाद के नाम से जाना जाता है। मनोविश्लेषणवाद के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा की यह विधि जिन मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जिन मूल सिद्धांतों पर आधारित है, उनके समर्थन स्पष्टीकरण और विरोध के कारण सिगमंड फ्रायड के समय से लेकर अब तक इस सिद्धांत ने इतनी प्रगति कर ली है, इस सिद्धांत ने इतनी प्रगति कर ली है कि अन्य कोई भी सिद्धांत या विचारधारा इसके प्रभाव से अछूती नहीं रह गई है। अछूती नहीं रह गई है। थोड़ा हम अब सिगमंड फ्रायड के बारे में देखेंगे। सिगमंड फ्रायड का जन्म चेकोस्लोवाकिया
चेकोस्लोवाकिया के एक यहूदी परिवार में हुआ। यहूदी परिवार में हुआ। चार वर्ष की आयु के पश्चात 4 वर्ष की आयु के पश्चात फ्रायड की शिक्षा ऑस्ट्रिया के वीना शहर में हुई। ऑस्ट्रिया के वीना शहर में हुई। फ्रायड आगे चलकर एक मनोचिकित्सक और न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में विख्यात हुए। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें अंग्रेजी में तुम लिख ही लो, तुम्हें आती है ना, ए जेनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस, है ना, और इसमें ए आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। ये जो पुस्तकें हैं ये विख्यात हुई और इन्होंने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत को चिकित्सा जगत में प्रख्यात बना दिया। इन पुस्तकों का कारण इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। कौन सी है कि जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस और ए आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। नीचे लिखिए, फ्रायड की इन पुस्तकों से चिकित्सा जगत में इन्हें अपार प्रसिद्धि मिली। चिकित्सा जगत में इन्हें अपार प्रसिद्धि मिली।
1888 ईस्वी में ये लंदन, अमेरिका ये चले गए वहाँ। 1920 ईस्वी में उन्होंने वहाँ पर काम किया और 1920 ईस्वी में इनके जो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित जो विचार सामने आए, इन्हें न्यूरोलॉजी का असाधारण प्रोफेसर करार दिया गया। देखिए 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में मनोविश्लेषणवाद के संबंध में इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण इन्हें न्यूरोलॉजी का, किसका? न्यूरोलॉजी, तंत्र विज्ञान होता है क्या? तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी का असाधारण प्रोफेसर, न्यूरोलॉजी का असाधारण प्रोफेसर कहा गया। अस्सी वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्हें लंदन बुलाया गया। ये रॉयल सोसाइटी कई जगह थी, बाहर तो उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो यहाँ भी कई सोसाइटियाँ थी। ये मद्रास में थी, कलकत्ता में थी, है ना, कई जगह ये सोसाइटियाँ थी। एशियाटिक रॉयल सोसाइटी आपने सुना होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें लंदन बुलाया गया, जहाँ इन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। तत्पश्चात इन्हें कई अन्य समितियों का भी अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया गया। उन्नीस ईस्वी में इनका देहांत हो गया। 1939 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये तो था सामान्य परिचय सिगमंड फ्राइड के बारे में। सिगमंड फ्राइड के दो सहयोगी कौन कौन थे? हाँ जी, जुंग और एडलर। अब हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। हम जब इसको समझ रहे हैं तो समझना तो इसको मनोविज्ञान की दृष्टि से होगा, क्योंकि मूलतः ये सिद्धांत ही क्या है? मनोविज्ञान का सिद्धांत है ना। हालांकि साइकोलॉजी का मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन तो हिंदी है, इसमें सारे सिद्धांत घुसे पड़े हैं। पॉलिटिकल के भी हैं, ये अरस्तु, ये प्लेटो, ये हर जगह मिलेंगे आपको। ये पॉलिटी में आपको मिलेंगे, ये
हिस्ट्री में भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं आपको, ये सोशियोलॉजी में भी मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे, है ना। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब आपको भी पढ़ना है, आपको फर्स्ट पेपर में मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है। सबका आपको प्लेटो और अरस्तु जैसी प्रतिभा आपको तलाशनी होगी, है। हाँ, बस कोई किताब मत लिख देना, बाद में पीछे वालों को समस्या हो जाएगी। आप क्योंकि मैंने तैयारी करते समय ये पुस्तक लिखी, अपने विचार घुसेड़ दो उसमें, फिर वही कंट्रोल में नहीं आ रहे। बाद के विद्यार्थी जो आएंगे उनकी और परेशानी बढ़ेगी कि वो तो लिख गए और ये हमारे अग्रणी जो है ये भी लिख के चले गए, ये और फांसी डाल के चले गए हमारे गले में, है ना। तो किताब नहीं लिखनी आपको, इसलिए मैं नहीं लिखता। नहीं, देखो हर जगह राइटर 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 राइटर, ताज कई तो राइटर ऐसे पूछता हूँ पढ़ाते हो क्या कहीं ना, तो क्या कर रखा है, किया कुछ नहीं, बस एमए की है, अभी किताब लिख रहे हैं, कई ऐसे भी हैं। खैर, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, मेरे मन को भाया। हाँ, आगे आप समझिए। फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है वो किस रूप में काम करता है, उसके लिए 3-4 शब्द जो है हमें जानने होंगे। मैं बता चुका हूं उनके बारे में। जैसे एक तो मन के कितने प्रकार मानता है, हम मानते हैं कि मन एक ही होता है, ये तो सूरदास बहुत पहले लिख गए, उदो मन नाही 10-20 एक हुतो जो गयो श्याम संग अब को आराधे। सूरदास ने क्या कहा, मन एक ही होता है, उदो मन नाही 10-20 एक हुतो जो गयो श्याम संग अब को आराधे। किससे तुम्हारे इस निर्गुण ईश्वर की हम उपासना करें, है ना। लेकिन फ्रायड कहता है 3 मन होते हैं, एक नहीं होता। मन 3 हिस्सों में बंटा हुआ होता है ना। अगर मन एक हो तो एक ही विचार आए कि पढ़ना है। मन 2 है तभी तो कई विचार आते हैं कि थोड़ा सा घुमाएं बाहर, थोड़ा या नहीं यार पढ़ लें, गलत है, नहीं यार थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। तो मन असंख्य प्रकार का होता है ना। होता है क्या ऐसा? नहीं, विचार असंख्य होते हैं। क्या होते हैं? विचार। और विचारों का ही संघर्ष चलता रहता है। जो विचार जितना जीत जाए फिर आदमी का परिणाम भी वैसा ही होता है। यदि ये विचार जीत जाता है कि हमें थोड़ा सा बाहर घूमना चाहिए, क्या यार सारे दिन पढ़ना, बोर हो रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना। लोग जो बड़े ना आरएस, मैंने सुना है, वो कहता है मैं तो 4 ही घंटे पढ़ता था डेली, वो कहता है मैं 5 ही घंटे पढ़ता था डेली, है ना। तो जो अब नशा करने वाला व्यक्ति है ना, वो भी उसके 100 तर्क देगा। देखो कोरोना में जो शराब पीता था ना, वो नहीं मरा, बाकी मर गए। एल्कोहल काम करता था। कुतर्क नहीं रखना। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत सिगमंड फ्रायड और उनके शिष्यों एडलर व युंग के द्वारा, जुंग भी लिखते हैं कहीं कहीं,
द्वारा मनोविकारों स्नायुविक रोगों के कारणों के संबंध में की गई खोजों का परिणाम है। की गई खोजों का परिणाम है। लिख लिया। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद संबंधी विचारों को समझने के लिए सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद संबंधी विचारों को समझने के लिए हमें निम्न तथ्यों को समझना होगा। क्या है? मन के स्तर हैं और लिबिडो है, इडिपस ग्रंथि है और व्यक्तित्व के प्रकार हैं। मन के स्तर जैसे मैंने आपको कहा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। अचेतन मन, अवचेतन या अचेतन एक ही बात है। लिबिडो मानव के समस्त व्यवहार की संचालिका अगर कोई शक्ति है तो वो लिबिडो शक्ति है। वो कौन है? और उसको प्रेरित करने वाला जो है वो अचेतन मन है। वो क्या है? वो अचेतन मन है। व्यक्ति में काम वृत्तियों से संबंधित जो ग्रंथि बन जाती है उसका नाम इडिपस ग्रंथि है। उसका नाम क्या है? इडिपस ग्रंथि है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रकार यानी कि समाज में व्यवहार से उसका जो व्यक्तित्व निर्माण होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रारंभ में वो इदम है, उसके पश्चात क्रम से पहले वो इड है जिसको हम क्या कहते हैं? इदम। उसके पश्चात जो उसका धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसका व्यक्तित्व 2 रूप लेता है। दूसरा रूप जो है वो अहम का रूप है, फिर उसमें थोड़ी समझदारी आती है तो वो परा अहम से ग्रस्त होता है। किससे ग्रस्त होता है? ये अहम और पराहम दोनों ही नैतिकता से, नैतिकता के दबाव के घेरे से बंधे होते हैं। और इसी कारण व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, जो उसकी इच्छाएं समाज में प्रतिफलित होते वो नहीं देखता है, समाज को वो उसमें अवरोधक मानता है, नैतिकता को अवरोधक मानता है, परिवार की, समाज की और धर्म की ये जो बातें हैं ये उस पर दबाव डालती है, जिसके कारण क्या करता है? वो अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को उनका दमन कर देता है। ये दमन करके वो कहाँ डालता है? अचेतन मन में। अचेतन मन में चली जाती है। फिर वहीं से निकल करके वो बाहर आती है बातें, या तो वो उदात्त रूप में आती है तो कला धर्म का रूप ले लेती है। वो एक प्रकार से
ये लिबिडो जो है, या यूं कहें कि ये अचेतन मन जो है, अचेतन मन में जमित वासनाएं जो है, यही समाज का उपकार भी करती है, समाज को ये नुकसान भी पहुंचाती है। यदि उदात्तीकृत रूप ले लेती है तो समाज का भला करती है, कल्याण करती है। किसके द्वारा? नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा, साहित्य के द्वारा, धार्मिक धर्म व्यवहार के द्वारा, इन सब के द्वारा। और समाज का अपकार किस रूप में कर सकती है? कोई अपराध वृत्ति के द्वारा, स्नायुविक रोगों के द्वारा, है ना, तो वो समाज का नुकसान भी कर सकती है वो बातें। तो समाज में जो कुछ भी मानव व्यवहार करता है, उस व्यवहार की संचालिका शक्ति क्या है? लिबिडो है। संचालक मन कौन सा है? अचेतन मन है। कौन सा मन है? अचेतन मन। व्यक्ति समाज में जो कुछ भी देखता है, घटित होते हुए देखता है, वो देख कौन रहा है? वो चेतन मन है। देखने वाला कौन है? प्रत्यक्षदर्शी चेतन मन है। प्रत्यक्षदर्शी चेतन मन है। प्रथम दृष्टि जो डालता है वो क्या है? हमारा चेतन मन है। सबसे पहले जो भी घटित होते हुए देखते हैं वो हमारा चेतन मन ही है। अब आप लिखो मन के स्तर। सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 स्तर माने हैं। तीन स्तर माने हैं। कॉन्शियस माइंड है ना, और दूसरा है अर्धचेतन मन। ये सब कॉन्शियस माइंड है। तीसरा है अचेतन मन। अचेतन मन जो है, द्विया स्वप्न जो है, वो इस अचेतन और अर्धचेतन के बीच है ना। ये वो झिल्ली है एक प्रकार से, ये वो दायरा है जहाँ से ऊपर आते हैं। चेतन मन में जो भी बातें ऊपर आती है वो अपने क्या मानते हैं, इससे छन करके जो बातें आती है वो क्या मानते हैं अपने, इससे नीचे दब गई वापस, वो तो अचेतनी है, अचेतन मन में वापस चली जाती है, और ऊपर आ गई उसको अपने स्वप्न कह देते हैं, द्विया स्वप्न कह देते हैं, है ना। वो वैसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं आती है, लेकिन किसके रूप में आती है? स्वप्न के रूप में। किसके रूप में आती है बातें? स्वप्न के रूप में। लिख लिया, अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। अब जो है आप लिखिए सबसे पहले चेतन मन। चेतन मन, चेतन का मतलब क्या होता है? जागृत होता है ना। तो यह मन की क्या है? हाँ, यह मन की जागृत अवस्था है। जागृत लिखना है, जागृत नहीं लिखना, और जागृति ऐसे लिखा जाता है। यह मन की जागृत अवस्था है। अवस्था है। सामान्यतः व्यक्ति चेतनशील होकर, सामान्यतः व्यक्ति चेतनशील होकर अथवा जागृत रहकर समाज या जगत में जो कुछ भी देखता है, अनुभव करता है, वह चेतन मन का हिस्सा है। वह सब कुछ चेतन मन का हिस्सा है।
मन का यह रूप सामाजिक वर्जनाओं, नैतिक आदर्शों, पारिवारिक दबावों इत्यादि से घिरा हुआ है, इत्यादि से घिरा हुआ है। लिख लिया? मन के इस रूप को या प्रकार को प्रत्यक्ष व्यवहारों का दर्शक कहा जाता है। प्रत्यक्ष व्यवहारों का, उसके सामने जो कुछ भी घटित होता है उसको देखने वाला कौन है? चेतन मन है। प्रत्यक्ष व्यवहारों का दर्शक कहा जाता है। दूसरा देखो भाई, देखो दोनों बातों को आपको समझना होगा। चेतन मन व्यवहार का ऑर्डर नहीं देता है, चेतन मन नहीं देता है ऑर्डर, आदेश चेतन मन नहीं देता है। चेतन मन तो केवल देखता है, समझता है, और यदि वो उसको लगता है कि ये कार्य अच्छा है, समाज इसको स्वीकार कर सकता है, तो उसको स्वतंत्र छोड़ देता है। लेकिन उसको ये लगता है कि ये कार्य ठीक नहीं है, तो उसका वो क्या कर देता है? दमन कर देता है। या तो वो स्वतंत्रता प्रदान करता है या फिर उसका दमन करता है। ये काम कौन करता है? चेतन मन करता है, चेतन। दूसरा आ गया कौन सा? अचेतन मन। जगत में मनुष्य के व्यवहार का कारणभूत मन जो है वो क्या है? ये अचेतन मन है। समस्त उसके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, अच्छी करता है तो उसका मतलब है उसकी वो उदात्तीकृत रूप है, लिबिडो का उदात्तीकृत रूप है, काम वृत्ति का उदात्तीकृत रूप है, दमित वासनाओं का उदात्तीकृत रूप है। यदि वो बुरे कार्य करता है तो वो क्या है? दमित वासनाओं का नकारात्मक रूप है ना? दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति उस रूप में हो गई, स्नायविक रूप, स्नायविक विकारग्रस्त रूप है वो। तो अचेतन मन लिखो। यह मन का 3/4 हिस्सा माना जाता है। इसकी तुलना समुद्र में तैरते हुए बड़े हिमखंड से की गई है, जिसका अधिकांश भाग हिमखंड से की गई है। जिसका अधिकांश भाग जल के भीतर डूबा रहता है, जल के भीतर डूबा रहता है।
यह मनुष्य की दमित वासनाओं कुंठित अभिरुचियों विचारों दमित वासनाओं लिख दिए। दमित वासनाओं, कुंठित अभिरुचियों, विचारों इत्यादि का भंडार है, इत्यादि का भंडार है। मनुष्य संसार में जो भी व्यवहार करता है, मनुष्य संसार में जो भी व्यवहार करता है, चाहे वह अच्छा या बुरा है, चाहे वह अच्छा है चाहे बुरा है, संसार में जो भी व्यवहार करता है, चाहे वह अच्छा है या बुरा है, उसका कारण व्यक्ति का अचेतन मन है। उसका कारण व्यक्ति का अचेतन मन है। और तीसरा क्या है? अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन, यह चेतन मन और अचेतन मन के बीच का स्तर है। यह चेतन मन और अचेतन मन के बीच का स्तर है। देखो कैसे काम करता है ये। व्यक्ति जब सो जाता है तो उसका चेतन जागृत मन जो है वो भी सो जाता है। व्यक्ति के जागने के साथ वो चेतन हो जाता है और सोने के साथ सो जाता है। उस समय उसके अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं, वो अर्धचेतन मन जो है उसके पटल पर आ करके चोट करने लगती है, जो किसका रूप ले लेती है? स्वप्न का रूप ले लेती है। तो स्वप्न दिखाने का जो काम करने वाला जो मन है वो यही मन है, वो अर्धचेतन मन ही है, अर्धचेतन मन है। क्या लिखा आपने? हाँ, फ्रायड ने इसे चिटकनी कहा है। इसे सेंसर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सेंसर भी कहा गया है। जब व्यक्ति नींद में होता है, लिखिए, जब व्यक्ति नींद में होता है तब उसका चेतन मन भी सो जाता है। उस समय उसके अचेतन मन में दबी हुई
काम वासनाएं, दमित इच्छाएं, दमित इच्छाएं, भावनाएं, जागृत होकर अर्धचेतन मन के धरातल पर, अर्धचेतन मन के धरातल पर टकराने लगती है, टकराने लगती है, जिसे हम स्वप्न की संज्ञा देते हैं, जिसे हम स्वप्न की संज्ञा देते हैं। ये 3 मन के स्तर हो गए। अब इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको माना है? अचेतन मन को माना है। यानी कि मनोरोगियों का इलाज करते समय उसने व्यक्ति के अचेतन मन में जो छिपी हुई जो भावनाएं हैं, जो दमित इच्छाएं हैं, उनको जानने का प्रयास किया। किसके द्वारा? स्वच्छंद वार्तालाप शैली के द्वारा, स्वच्छंद वार्तालाप शैली के द्वारा। व्यक्ति को एकांत में बिठा दिया जाता है और फिर उससे प्रश्न पूछे जाते, सम्मोहन क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? सम्मोहन, कि उसको सम्मोहन, हिप्नोटाइज जिसको कहते हो, क्या कहते हो अपने? हिप्नोटाइज, है ना? कि सम्मोहन क्रिया के द्वारा उससे फिर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको अचेतन मन की अवस्था में पहुंचा करके और फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और वह अपने सारे उस व्यवहार का जो कारणभूत तत्व है उसको उगल देता है। आजकल उसके लिए एक टेस्ट का नाम दिया गया। कौन सा टेस्ट है वो? नार्को टेस्ट, है ना? वो यही है एक प्रकार से। नार्को टेस्ट जो आया है ये सिगमंड फ्राइड की देन है, उसी के विचारों के कारण आया है। आगे लिखिए कि मन के इन 3 स्तरों में से, मन के इन 3 स्तरों में से अचेतन मन को, अचेतन मन को, अचेतन मन को ही फ्रायड ने सबसे महत्वपूर्ण माना है, सबसे महत्वपूर्ण माना है। मनोरोगियों का इलाज करते समय सम्मोहन क्रिया द्वारा व स्वच्छंद वार्तालाप के माध्यम से रोगी को अचेतन अवस्था में पहुंचाकर अचेतन अवस्था में पहुंचाकर
उसके मनोरोग के कारणों, उसके मनोरोग के कारणों को खोजा जाता था। मनुष्य के समस्त व्यवहार का संचालन अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं के परिणाम स्वरूप ही होता है लिखना, परिणाम स्वरूप ही होता है। इस अचेतन मन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता लिखें कि यह मनुष्य के समस्त व्यवहार का चालक है। समस्त व्यवहार का चालक है। मनुष्य की समस्त दमित वासनाएं, इच्छाएं, काम वृत्तियां, काम वृत्तियां, भावनाएं सदैव इसी में केंद्रित रहती है। इसी में संग्रहित लिख लेना, संग्रहित, इसी में संग्रहित रहती हैं। यह मानव का अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न किंतु वास्तविक चरित्र है। वास्तविक चरित्र कौन सा है? ये नहीं है जो हमारा सामने है, अचेतन मन है। असलियत हमारी वही है। यह मानव का अप्रत्यक्ष या प्रच्छन्न किंतु वास्तविक चरित्र है। लिख लिया। यह समाज का उपकारक भी है और अपकारक भी है। यह समाज का अपकारक भी है और अपकारक भी है, उपकारक भी है। अर्थात जो भी अच्छा करता है मनुष्य या बुरा करता है, उसका कारणभूत मन कौन सा है? अचेतन मन है। अचेतन मन है।
अचेतन मन की दमित काम वासनाओं या इच्छाओं का यदि मनुष्य उदात्तीकरण कर लेता है तो कला, साहित्य, धर्म इत्यादि के रूप में उसकी उदात्तीकृत इच्छाएं समाज का उपकार करती है। समाज का क्या करती है? उपकार करती है। और यदि वह उनका उदात्तीकरण नहीं कर पाता है, किनका? इन दमित काम वासनाओं या इच्छाओं का। और यदि वह उनका उदात्तीकरण नहीं कर पाता है तो उसकी दमित इच्छाएं स्नायविक विकारों या मनोविकृतियों का रूप ले लेती हैं। मनोविकृतियों का रूप ले लेती हैं, जिससे मनुष्य अपराध वृत्ति का शिकार होकर समाज का अपकार करता है। समाज का अपकार करता है। अगला बिंदु देखें, मनुष्य का व्यक्तित्व। मनुष्य का व्यक्तित्व इसमें देखें कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य का व्यक्तित्व तीन रूपों में सामने आता है। तीन रूपों में सामने आता है। इदम, जिसको इड कहा गया है, अहम, जिसको ईगो कहा गया है, पराअहम
जिसको सुपर ईगो कहा गया है। इसको सुपर ईगो कहा गया। ये 3 स्तर है। बालक का जो मन है वो प्राय किससे घिरा रहता है? इदम। उसका जो व्यक्तित्व है बच्चे का, 4-5 वर्ष का शिशु है जो नीति धर्म इत्यादि के बारे में नहीं जानता, जब तक नहीं जानता तब तक उस पर दबाव काम नहीं। छोटा बच्चा होता है, उसको सांप दिखा दो, वो डरेगा क्या? तो उसको पता ही नहीं है कि सांप से ये हानि पहुंच सकती है। जब तक उसको ये नहीं पता होगा कि मुझे इससे हानि पहुंच सकती है, वो भयभीत नहीं होगा। जब तक उसको ये नहीं पता है कि समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, इस तथ्य को, ये नैतिकता के आदर्शों पर ये बात खरी नहीं उतरती है, जब तक उसको नीति आदर्श समाज व्यवहार इत्यादि का ज्ञान नहीं होता है, तब तक उसके लिए सब चीज़ें सत्य है, सब चीज़ें आदर्श है, सब बातें अच्छी है ना। तो तब तक वो किससे घिरा रहता है? इदम। इदम से, जिस पर कोई दबाव काम नहीं करता है। उसके बाद में अहम है, जो व्यक्ति में अहम बोध का भाव जगाता है ना। अहम जो है वो बालपन में, और समझदार आदमी में जो व्यक्तित्व होता है वो कौन सा होता है? वो परा अहम। अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार करता है, बुरी बातों को छोड़ देता है। ये परा अहम है। 3 स्तर हैं, इनके बारे में अपने कल पढ़ेंगे। लिबिडो के बारे में भी कल पढ़ेंगे। रुको 1 मिनट।